और एक टेक्नोलॉजी है एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए, इज अ टेक्नोलॉजी, इनको बोलते हैं हैप्पी सीडर्स। क्या बोलते हैं? मैंने आपको सीडर समझाया, मैंने आपको कंबाइंड हार्वेस्टर समझाया, फिर मैंने समझाया सीडर, ठीक है, जो सीड्स लगाता है। लेकिन मसला ये होता था कि जो सीडर है, वो जो राइस का जो सिट्रा होता है ना, वो घास होता है, वो फंस जाता था, फिर वो अच्छे से काम नहीं कर पाता, तो इसलिए फार्मर को जलाना पड़ता था, क्योंकि जो मशीन ही नहीं चल पाती थी उसके बीच में। तो अब नई टेक्नोलॉजी आ गई, इसको बोलते हैं हैप्पी। बोलते हैं फार्मर को आप खुश रहो, कोई स्टबल जलाने की जरूरत, इस घास के बीच में ही मैं सीड्स की सोइंग कर पाऊंगा। इज ए ट्रैक्टर माउंटेड मशीन, ट्रैक्टर पे चढ़ी हुई मशीन है जो खेतों में चलेगी। आप उसमें 1-2 केजी बीज डाल दो, ये अपने हिसाब से एक बीज इधर लगाएगी, एक उधर, एक उधर, एक उधर, और जो घास होता है उसको काट के उस पे डालेगा एज ए मल्च, एज ए, इस प्रोसेस को बोलते हैं मल्चिंग। क्या बोलते हैं? मैं समझाता हूं आपको। फॉर एग्जांपल, ये आपका फार्म है, इस फार्म में आपने यहां पे एक प्लांट लगाया, एक प्लांट, ठीक है ना, ऐसे लगाते हैं ना लाइन में। बाकी जो ब्लैक कलर है ये ओपन है, इसमें उगेंगे ग्रासेस नेचुरली। आप खाद डाल रहे हो प्लांट के लिए, वो खाएगा ग्रास। आप पानी डाल रहे हो प्लांट के लिए, वो पिएगा ग्रास। इनको बोलते हैं वीड्स, है ना, अनवांटेड प्लांट्स। तो क्या होता है, जो ही आपने सॉइल को प्रिपेयर किया, फील्ड को प्रिपेयर किया, आपने प्लॉइंग की, फिर उसके बाद आपने इसकी लेवलिंग की, तो अभी तक तो घास है नहीं, अब आपने लगाए ये प्लांट्स, और जितने प्लांट्स उगते जाएंगे ग्रास भी नेचुरली उगता जाएगा। तो इसके लिए एक प्रोसेस है कि ये जो ओपन लैंड है इसको आप ग्रास से कवर करो। कौन सा ग्रास? कटा हुआ ग्रास या लीव्स से कवर कर लो। तो उससे क्या होगा, ये जो लीव्स है ये मिट्टी के ऊपर चिपकेंगे, ये ग्रास मिट्टी के ऊपर चिपकेगा, तो नया ग्रास वहां से नहीं उगेगा। तो सिर्फ ये जगह पे ओपन रखो, ऐसे ओपन रखो, बाकी जो भी एरिया है उस पूरे एरिया में ग्रास डाल दो। उससे क्या होगा कि जो वीड्स है वो नहीं उग पाएंगे। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मल्चिंग। तो हैप्पी सीडर क्या काम करता था? पहले क्या था, घास में मशीन नहीं चल पाती थी, घास को जलाना पड़ता था, स्टबल बर्निंग जिसको बोलते थे, पोल्यूशन उल्टी हो जाती थी। हैप्पी सीडर बोलता है खुश रहो, मैं सीड्स भी उगा के दूंगा, और ये जो ग्रास है इसको काट के मैं एज ए मल्च यूज। तो विन विन सिचुएशन, मजा का मजा, इलाज का इलाज हो रहा है, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, इस टेक्नोलॉजी को क्या बोलते हैं? हैप्पी सीडर, हैप्पी सिंह का हैप्पी सीडर, ठीक है ना। अभी हमने दिल्ली में और एक चीज लाई, इसको बोलते हैं स्मॉग टावर। क्या बोलते हैं? स्मॉग टावर। स्मॉग से बचने के लिए क्या होता है ये? हाँ बिल्कुल। सो ये जो है एक लार्ज वर्टिकल स्ट्रक्चर, जैसे टावर होता है ना कुतुब मीनार जैसे, ऐसे एक टावर है। तो ये एयर को प्यूरिफाई करता है। कैसे? ये पोल्यूटेड एयर को सक करता है फ्रॉम 360 डिग्री एंगल्स। समझ रहे हो? जैसे मैं खड़ा हूं, यहां से भी सक हो जाएगा, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, अराउंड 360 डिग्री एंगल, हर साइड से सक करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद ऊपर से सक करेगा पोल्यूटेड एयर, नीचे से उस एयर को क्या कर देगा, क्लीन करके वापस। इसमें जो प्रिंसिपल लगता है उसको बोलते हैं हीपा। क्या बोलते हैं? हाईली इफेक्टिव पार्टिकुलेट अरेस्टेंस। हाईली इफेक्टिव पार्टिकुलेट अरेस्टेंस। अरेस्टेंस समझते हैं ना, अरेस्ट जिसको बोलते हैं, करना, कैद करना। तो ये पार्टिकुलेट मैटर को क्या करता है? अरेस्ट करता है। हाईली इफेक्टिव पार्टिकुलेट अरेस्टेंस, इसका प्रिंसिपल 99.99% पार्टिकुलेट मैटर को ये अरेस्ट करता है। वेरी हाईली एफिशिएंट, हाईली इफेक्टिव पार्टिकुलेट अरेस्टेंस। और एक चीज लाई हमने, एंटी स्मॉग गन्स। स्मॉग आपको पता ही है, न्यूक्लियस इज दैट स्मोक पार्टिकल, उसके अराउंड क्या है? वाटर कंडेंसर है। तो ये एक नोजल जैसा सिस्टम है जो क्या काम करता है, विच अटेम्प्ट्स टू वॉश आउट द पार्टिकल्स। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं वॉश आउट। पानी फेंकेंगे ना हवा में, हवा में पानी फेंकेगा तो पानी बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी वापस नीचे आएगा। तो जब नीचे आ रहा है तो ऊपर से अपने स्मॉग को भी अपने साथ ही नीचे उतार के आ, इसको बोलते हैं वॉश आउट। क्या बोलते हैं? जैसे धोते हैं ना, जैसे इस पे धूल वूल पड़ी है तो आप इसमें पानी डाल दोगे तो पानी तो वॉश हो जाएगा, बाहर जाएगा, तो पानी के साथ ही धूल भी बाहर। तो एग्जैक्टली आप वही कर रहे हो कि स्प्रे कर रहे हो वाटर इनटू द एयर। तो जब ये वाटर नीचे आएगा बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ये पोल्यूटेंट्स यानी स्मॉग को भी अपने साथ उतार के लाए। इसको बोलते हैं एंटी स्मॉग। इसी तरह और एक गन है जो तो एग्रीकल्चर में यूज होता है, उसको बोलते हैं हेल गन। जब हेल स्टॉर्म आता है ना, जब हेल, तोदे, ओले बोलते हैं उनको, को डोंट बोलते हैं कश्मीरी में, है ना। जब वो आता है ना तो क्या करते हैं, फार्मर को पता चला, स्पेशली अभी हिमाचल प्रदेश में चल रहा है, यहां भी आने वाला होगा, यहां तो कम ही होते हैं हेल स्टॉर्म्स।
लेकिन उधर हिमाचल में बहुत हाइट पे है ना ज्यादा, तो वो क्या करते हैं, जो ही आपको लगेगा हेल होने वाला है तो फार्मर क्या काम करता है, वो उस हेल गन को यूज करता है। तो उसमें क्या होता है, सोनार साउंड्स निकलती है बड़ी तेज, जैसे वो होता है ना साउंड शेल, जो फोर्सेस यूज करते थे ड्यूरिंग द रगड़ो प्रोटेस्ट वगैरह, ठीक है ना, आवाज बहुत निकलती है। तो क्या होगा कि वो साउंड शेल भेजेगी, तो जब साउंड वेव्स हवा में जाएंगे ना, तो उसकी वजह से क्या होगा, उनकी शॉक की वजह से जो वो हेल पार्टिकल्स है वो हवा में ही मेल्ट हो जाएंगी, तो नीचे क्या गिरेगी, बारिश, कोई हेल वेल नहीं आएगी, इसको बोलते हैं हेल गन। तो इसी तरह हमारे पास है एंटी स्मॉग गन, इट्स अ वाटर कैनन। कैनन समझते हैं, तोप कैनन किसको बोलते हैं, तोप होती है ना, तोप गन, तोप जिसको बोलते हैं कैनन। तो उसी तरह कैनन होता है, हवा में पानी छोड़ेगा, वापस जब ये पानी आएगा तो स्मॉग को अपने साथ उतार के लाएगा। वी हैव अनदर थिंग, ताज ट्रेपेजियम जोन। ताज ट्रेपेजियम समझते हो, ज्योमेट्रिकल फिगर है, ताज ट्रेपेजियम, ये ट्रेपेजियम की शक्ल में है, ऐसे बीच में इधर ताजमहल है, इसको बोलते हैं ताज ट्रेपेजियम। तो इसमें क्या है, अभी रिसेंटली ये देखा गया कि ग्रीनिश ब्लैक पैचेस आ रहे हैं ताजमहल, ग्रीनिश ब्लैक। तो देखा गया इसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो एक इंसेक्ट है जिसकी फीकल मैटर, जिसका एक्सक्रीटा जो है ताजमहल को गंदा करना है। अब भी अगर आप देखोगे वो होते हैं ना, जो मक्खियां होती है, उनका जो एक्सक्रीटा लगता है तो डॉट 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 करके पूरे दीवार को खराब कर देती है। तो इसी तरह एक इंसेक्ट को देखा गया, उसकी जो एक्सक्रीटा है, फीकल मैटर है, उसकी वजह से ताजमहल की डिस्कलरेशन हो रही है, ताजमहल खराब हो रहा है। उस इंसेक्ट का नाम है गोल्डी चिरोनोमस। क्या नाम है, पूछा जाएगा, गोल्डी चिरोनोमस इज एसोसिएटेड विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है ना। तो ताजमहल को बचाने के लिए सरकार ने ताज ट्रेपेजियम जोन पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी बनाई थी 1998 में। क्या नाम है इसका, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी बनाई थी कब, 19, आज का मसला नहीं है, आज तो ये आ गया कि गोल्डी चिरोनोमस ये खराब कर रहा है ताजमहल को। ताजमहल बड़े टाइम से खराब हो रहा है बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, क्योंकि जो मार्बल है उसमें होता है कैल्शियम, वो रिएक्ट करता है आपके सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड के साथ, जिसकी वजह से डिस्कलरेशन हो रही है। इसको ताज ट्रेपेजियम जोन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी 1998 अंडर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, ईपीए 1986 के तहत एक अथॉरिटी बनाई गई। उस अथॉरिटी का नाम क्या है, जल्दी बोलो, ताज ट्रेपेजियम जोन पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ताज महल, ठीक है। तो ये जो एरिया है ये ट्रेपेजियम की शक्ल में, इसमें आता है आपका आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा एंड भरतपुर, ये 4 रीजन्स हैं जो इसके साइड से है, ठीक है। क्या नाम है एरिया का, आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा एंड भरतपुर, ठीक है। और इसमें वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आ रही, जैसे ताजमहल हो गया, आगरा फोर्ट हो गया, फतेहपुर सीकरी हो गई, ठीक है। ये सारे जो किस जोन में आते हैं, ताज ट्रेपेजियम जोन, ठीक है। तो अगर आप देखोगे ये जो आगरा है, आगरा जहां पे ताजमहल है, वहां का पीठा बहुत मशहूर है, पीठा इज अ स्वीट, था ना, पीठा, आगरा का पीठा बहुत फेमस है। तो वहां पे बनाते हैं लोग, तो वो वुड वगैरह जलाते थे, तो उसकी वजह से नॉक्सेस एंड सॉक्सेस निकलती थी, ठीक है। तो फिर सरकार ने उनको कहा, यू आर गिवन द ऑप्शन, ईदर शिफ्ट टू द क्लीनर फ्यूल्स लाइक सीएनजी, एलपीजी, और शट डाउन योर इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो ताज ट्रेपेजियम जोन में पोल्यूटिंग इंडस्ट्री सारी बंद कर दी गई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बड़ी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पाई जाती है। आगरा फोर्ट हो गया, ताजमहल हो गया, फतेहपुर सीकरी हो गई, उन सबको बचाने के लिए। क्लियर है। तो इतना सिंपल नहीं था आपका पोल्यूशन, है एयर पोल्यूशन, अभी भी खत्म नहीं हो रहा है। वी हैव एन कोलिशन, कोलिशन समझते हैं, कोलिशन सरकार, कोलिशन मतलब जहां पे लोग पार्टनरशिप में रहेंगे, है ना। हाँ, सो क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन, क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन, क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन इज अ वॉलंटरी पार्टनरशिप, जबरदस्ती के सौदे नहीं होते हैं, ठीक है। तो बोलते जो आना चाहता है तो आ जाओ क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन में। तो इट्स अ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, किनों की, गवर्नमेंट, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेसेस, सब मिलके आते हैं इसमें, ठीक है।
साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, सो इट्स अ वॉलंटरी एसोसिएशन, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इसका मेन फोकस जो है वो है टू प्रोटेक्ट द क्लाइमेट एंड इंप्रूव एयर क्वालिटी। ऑब्वियसली नाम क्या है, क्लाइमेट एंड क्लीन एयर। तो क्लाइमेट चेंज को रोको, एयर क्वालिटी को बढ़ाओ, ठीक है ना। प्रोटेक्ट द क्लाइमेट एंड इंप्रूविंग एयर क्वालिटी थ्रू एक्शंस टू रिड्यूस शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट्स। इसका जो फोकस है सर वो किस पे है, शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट्स, SLCPs। किस पे फोकस है इसका, एंड इंडिया बिकेम इट्स मेंबर इन 2019। शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट्स 2019 में इंडिया आया था इसमें, शॉर्ट लिव्ड। तो कैसे आप क्लाइमेट चेंज को रोकोगे और कैसे आप एयर क्वालिटी को इंप्रूव करोगे, बाय फोकसिंग या बाय रिड्यूसिंग शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट। और देयर आर 4 शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट्स, 4, ब्लैक कार्बन, मीथेन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, HFCs जिनको बोलते, ब्लैक कार्बन, मीथेन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन एंड ट्रोपोस्फेरिक ओजोन। ये 4 चीजें जो है ना, ये शॉर्ट लिव्ड है। मतलब जब ये इन्वायरमेंट में आती है ना, ये फटाक से गर्मी बढ़ाते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, लेकिन इनकी एज कम होती है। तो अगर आप इनको खत्म करोगे, कार्बन डाइऑक्साइड को कितना खत्म करोगे, कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक बार गया ना 100 साल चलेगा, 100 साल के बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो है डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। मीथेन 12 साल के बाद ही होता है। तो ये 4 चीजें जो हैं ये शॉर्ट लिव्ड है, इनकी एज ज्यादा नहीं होती। तो अगर आपने किसी तरह इनको रोका, एंड बताया जाता है दीज कंप्राइज अराउंड 45% ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। जितनी भी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ना, 45% किसकी वजह से है, इन 4 चीजों की वजह, अराउंड 50%। तो अगर आपने इन 4 चीजों को रोका मतलब आपने कंट्रोल पा ली, क्योंकि 45% ग्लोबल वार्मिंग इन चीजों की वजह से होते, और ये शॉर्ट लिव्ड है, इनकी एज ज्यादा क्लाइमेट में या आपके एटमॉस्फेयर में नहीं होती। तो किसी तरह अगर आपने इन 4 चीजों को रिड्यूस किया, आप एब्रप्टली जो है टेम्परेचर को कम करोगे, ठीक है। क्या आपको क्या लग रहा है, अर्थक्वेक? नहीं ये कुछ हो गया, ठीक है। और इधर तो बड़े काम चलते रहते हैं यार। तो इनको रोकने के लिए नहीं यही तो है SLCP। इनको रोकने के लिए हमने क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोalition, जो कि वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है डिफरेंट गवर्नमेंट्स की, सिविल सोसाइटीज की, ठीक है ना, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस की। तो इसका फोकस किस पे है, शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट्स। अगर इनको रोका सर आपने, इसका मतलब है हमने सक्सेस पा ली। कितना सर कम करेंगे, 45%? अरे नहीं, इनकी वजह से 45% वार्मिंग हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, जब हमारे जो पुरानी जनरेशन थी उस टाइम पे मार्च में जो हाईएस्ट टेम्परेचर जाता था वो जाता था 25 डिग्री, आज जा रहा है 30 डिग्री। तो कितनी वेरिएशन है, 5 डिग्री। 5 डिग्री में से जो 2.5 डिग्री है ना, वो इन 4 की वजह से है। तो अगर आपने इनको रोक लिया ना, दैट मीन्स कि आपने क्लाइमेट चेंज और एयर क्वालिटी को बेटर करने का मैकेनिज्म ढूंढ लिया है, ठीक है ना। देयर इज अ टेक्नोलॉजी, उसको बोलते हैं वायु। वायु समझते हो, हिंदी नाम है वायु, मतलब एयर। हाँ, इसको बोलते हैं डिवाइस वायु। क्या बोलते हैं, डिवाइस मतलब एक इंस्ट्रूमेंट है, उसको बोलते हैं वायु। वायु मतलब विंड ऑगमेंटेशन, विंड प्यूरिफाइंग यूनिट, विंड ऑगमेंटेशन। इसमें आपको वो नहीं आएगा, विंड आएगा, ऑगमेंटेशन आएगा, यूनिट आएगा। जो प्यूरिफाइंग है ना, उसको ऐसे लिखते हैं हम यहां पे, PURIF, वाई को कैपिटल करो तो देखो बन गया ना, देखो विंड
ऑगमेंटेशन, प्यूरिफाइंग, ये कैपिटल बन गया वायु। ये टेक्निक भी सीख लो, हर किसी चीज का परफेक्ट एक्रोनियम नहीं होता। वायु क्यों रखा है फिर नाम इसने? वायु मतलब एयर, तो एयर रिलेटेड है। ये जो है ये आपके CSIR ने डिवाइस किया है। CSIR समझते हो? सेंट्रल नहीं है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसके अंडर एक इंस्टीट्यूट है, उसका नाम है नीरी। क्या नाम है? नीरी। नीरी का मतलब है नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। देखो ये भी याद रखना पड़ेगा आपको, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इन्वायरमेंटल के रिलेटेड जो भी इंजीनियरिंग होगी वो नीरी में होती है। CSIR इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसके अंदर एक इंस्टीट्यूट है, उसका नाम क्या है? नीरी। नीरी का मतलब क्या है? नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसने इसको डेवलप किया है। इसमें दो चीजें हैं, और ये जो प्रोजेक्ट है, हमारे पास एक प्रोजेक्ट है, उसको बोलते हैं टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जो कि जिसको फंड करता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। वी हैव मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके अंदर डिपार्टमेंट है, उसको बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, DST। DST जो है इस वायु को फंड कर रहा है। अंडर इस DST के अंडर एक प्रोजेक्ट है, उसका नाम है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। क्या नाम है? टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। उस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत वायु को बनाया जा रहा है। मैं बताता हूं, देखो फिर से कहानी सुन लो। वी हैव मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके अंदर एक एवरी मिनिस्ट्री हैज अ डिपार्टमेंट, उसके अंदर जो डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट का नाम ही है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उस डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, उसका नाम है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ठीक है, वो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फंड दे रहा है, किसको दे रहा है? CSIR को और नीरी को। CSIR को, CSIR काम दे रहा है नीरी को, क्या बना वायु। कहानी ऐसे, पैसा आ रहा है मिनिस्ट्री से, ठीक है ना, CSIR के अंडर जो नीरी है वो बना रहा है, तो बन गया वायु, विंड ऑगमेंटेशन प्यूरिफाइंग यूनिट। इसका जो फोकस है वो पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव करना है, PM, बाय यूजिंग चारकोल। चारकोल समझते हो? देखो क्या होता है कि अगर आप देखोगे ना, जो भी आपके रिफाइंड तेल होते हैं, दारा वगैरह, वो सॉर्ट ऑफ ट्रांसल्यूसेंट होते हैं, उनमें कोई कलरेशन नहीं होती है ना। तो क्या होता है, आपने देखा होगा कभी गांव में होते थे पुराने टाइम में, आप तो नहीं आते, लोग आते थे, बाहर के लोग अक्सर होते थे, वो हड्डियां वड्डियां जमा करते थे। किसी जगह पे कोई जानवर मर गया था तो उसकी हड्डियां पड़ी थी, वो हड्डियां जमा करते थे। तो हम सोचते हैं इन हड्डियों को क्या करते हैं, उस हड्डियों को क्या करते हैं, उसको इन द कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर ऑफ ऑक्सीजन, कंट्रोल्ड ऑक्सीजन देके उसको जलाया जाता है। जलाने के बाद उसको जो बनता है वो बनता है ब्लैक एक्टिविटी चारकोल, जो आपके वो टूथपेस्ट में होता है ना, फेस मास्क चारकोल, वो वही हड्डियां जला की होती है, कुत्ते की होती है, सुअर की होती है, ठीक है ना, लेकिन जला की होती है तो साफ हो जाती है। ठीक है, फिर उसमें क्या किया जाता है, उसको बेड पे बिठाया जाता है, नीचे जाली टाइप होती है, उसको ऊपर से लगाया जाता है उस पाउडर को, उस पर फिर तेल डाल दो, कोई भी चीज डाल दो, तो उसका जो कलर, उसका जो ऑफ स्मेल, जो भी चीज होगी उसको वो पी जाता है। जैसे हमारे स्किन की डर्ट वो चारकोल उठा लेता है, तो इसी तरह जो भी तेल वगैरह होगा उसका सारी डर्ट वगैरह निकाल, नीचे जो गिरेगा दैट इज रिफाइंड तेल। तो इसमें वही होता है, एक्टिवेटेड कार्बन यानी चारकोल को यूज करता है ताकि वो सस्पेंडेड पार्टिकल्स को खींच ले वायु में, ठीक है ना। और इसके अंदर यूवी लैंप्स होते हैं, जो VOCs यानी वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या करता है,
रिमूव करता है। सो वायु के अंदर दो टेक्नोलॉजीज है, वन इज एक्टिवेटेड चारकोल, उसका काम क्या है, पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव करना, एंड सेकेंड इज यूवी लैंप्स, जो पॉइजनस गैसेस लाइक वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और कार्बन मोनोऑक्साइड को रिमूव करता है। सो वायु हैज गॉट टू थिंग्स, वन इज एक्टिवेटेड चारकोल एंड यूवी एक्टिवेटेड चारकोल का काम क्या है, पीएम को टारगेट करना, पार्टिकुलेट मैटर को, और यूवीज का क्या काम है, यूवी लैंप्स का पॉइजनस गैसेस लाइक वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, इन दो को रिमूव करना। ठीक है जनाब, समझ आया? इंटरनेशनल लेवल पे एक इनिशिएटिव है, उसका नाम है क्लीन एयर इनिशिएटिव। क्लीन एयर इनिशिएटिव, CAI, क्लीन एयर इनिशिएटिव। ठीक है, इसको लॉन्च किया है यूएन ने, प्लस WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, प्लस UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, प्लस CCAC याद है ना, क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन, अभी जो पढ़ाया था। हाँ, तो वो भी इसका पार्ट है। इसका UN प्लस WHO प्लस UNEP प्लस CCAC, ठीक है ना। तो फोकस इसका वही है, एयर क्वालिटी को बेटर करना, क्लाइमेट चेंज को प्रिवेंट करना, ठीक है ना। टू अचीव WHO एम्बिएंट एयर क्वालिटी गाइडलाइंस, WHO एम्बिएंट एयर क्वालिटी गाइडलाइन। एम्बिएंट एयर क्वालिटी समझते ना, एम्बिएंट हो गया विच इज फिजिबल, विच इज वायबल, विच इज गुड। तो WHO बोलता है कि आपने साफ एयर कैसे आप ला सकते हो, उसके लिए गाइडलाइंस दी है, एम्बिएंट एयर क्वालिटी गाइडलाइंस। तो इसके कॉन्सोनेंस में इन एम्बिएंट एयर क्वालिटी गाइडलाइंस को फुलफिल करने के लिए इसका जो फोकस है वो आपके क्लीन एयर इनिशिएटिव का है। आगे बताता हूं थोड़ी सी, ठीक है। मैं बोल रहा हूं एम क्या है इसकी, अभी बताए कौन कौन है इसके अंदर, क्लीन एयर इनिशिएटिव के अंदर कौन है, यूएन छोड़ दो, UNEP लिख दो, वो भी तो UN ही है, UNEP है, WHO है और CCAC है, ठीक है। तो क्या काम है इसका, क्लीन एयर इनिशिएटिव का क्या टारगेट है, टारगेट है क्लाइमेट चेंज को प्रोटेक्ट करो, प्रिवेंट करो, एयर क्वालिटी इंप्रूव करो, किसके अकॉर्डेंस में, जो WHO की एम्बिएंट एयर क्वालिटी गाइडलाइंस उसके कॉन्सोनेंस पे, ठीक है ना। सेकंड थिंग है ई मोबिलिटी पे फोकस रखो। ई मोबिलिटी मतलब इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, जो हमारी ये वाली मोबिलिटी है ये तो फॉसिल फ्यूल मोबिलिटी है, पेट्रोल, LPG, CNG, डीजल, ठीक है ना। तो ई मोबिलिटी पे फोकस रखो, ठीक है। और प्रोग्रेस को ट्रैक करो, कितनी बेटरमेंट आ रही है आपके एटमॉस्फेयर में, एयर क्वालिटी में कितनी बेटरमेंट आ रही है उसको ट्रैक करो। और इसके लिए एक इंटरनेशनल नेटवर्क है जो इस प्रोग्रेस को ट्रैक करता है, उसका नाम है ब्रीथ लाइफ कैंपेन। ब्रीथ लाइफ, ये कैंपेन समझते हैं ना, योजना, इंटरनेशनल लेवल पे एक योजना चल रही है, कैंपेन चल रही है जो लोगों को अवेयर करती है, उसका नाम है ब्रीथ लाइफ। देखो ना, ब्रीथ लाइफ, क्या हवा साफ होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसके तहत आप ट्रैक कर लो कि कितनी बेटरमेंट हो रही है, कितने जाने आज तक बचाई गई है, बिकॉज ऑफ द इंप्लीमेंटेशन ऑफ दीज क्लीन एयर इनिशिएटिव इन कॉन्सोनेंस विद WHO एम्बिएंट एयर क्वालिटी गाइडलाइंस, ठीक है।
और एक चीज आती है इंटरनेशनल लेवल पे, कोलिशन ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर्स फॉर क्लाइमेट एक्शन। कोलिशन ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर्स फॉर क्लाइमेट एक्शन। एसडीजीज आपको पता है क्या होती है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। याद है आपको कुछ उसमें से? क्लाइमेट को लेके कौन सा है? 13। उस भाई 13 ही है, वो इन्वायरमेंट को लेके 14 बोल सकते। मैंने बोला बस क्लाइमेट, क्लाइमेट के लेके 13। 13 का जो है उसका नाम है क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट, तो मैं क्या बोल रहा हूं? कॉन्फ्रेंस ऑफ या कोलिशन ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर्स फॉर क्लाइमेट एक्शन। देखिए क्या होता है, होता यह है कि जितनी ज्यादा डेवलपमेंट होगी उतनी ज्यादा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। सही बात है कि नहीं? ठीक है ना। और डेवलपमेंट मींस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो किसके अंडर होती है? किस मिनिस्ट्री के अंडर? फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर। ठीक है ना। इसीलिए फिनलैंड, स्कैंडिनेवियन कंट्री फिनलैंड, और चिले, साउथ अमेरिकन नेशन, इन दोनों ने एक कोलिशन बनाई, कोलिशन ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर्स। ठीक है। टू सेट अप प्रिंसिपल्स टू सिस्टमैटिकली स्टडी इन्वायरमेंटल इंपैक्ट्स ऑफ देयर पोर्टफोलियोज। पोर्टफोलियो समझते हो? कौन से मिनिस्टर को कौन सी मिनिस्ट्री दी जाएगी, इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो। जैसे मेरा यहां पे जो पोर्टफोलियो है वो है इन्वायरमेंटल साइंस का, कि मैं इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ाता हूं। ठीक है ना। तो जो फाइनेंस मिनिस्टर्स है उनको समझना चाहिए कि जो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे हैं उसकी वजह से क्या इंपैक्ट पड़ रहा है इन्वायरमेंट पे। समझ आ रही है बात? इसीलिए बन गई कोलिशन ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर्स फॉर क्लाइमेट एक्शन। और इसके अंडर एक एक्शन प्लान बनाया गया कि कैसे हम इकोनॉमी को कूल करेंगे विदाउट हीटिंग द इन्वायरमेंट। कूलिंग द इकोनॉमी विदाउट हीटिंग द इन्वायरमेंट। तो उसके लिए जो प्रिंसिपल्स बनी है उनको बोलते हैं हेलसिंकी प्रिंसिपल्स। क्या बोलते हैं? हेलसिंकी इज द कैपिटल ऑफ फिनलैंड। हेलसिंकी, समझ आ रही है बात? फिनलैंड और चिले के मिनिस्टर्स, फिनलैंड और चिली ने बनाया कोलिशन ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर्स फॉर क्लाइमेट। हाँ ठीक है। तो फिर फोकस वही रहा कि जो फाइनेंस मिनिस्टर का पोर्टफोलियो है, यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है इसकी वजह से कितनी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होती है, उसका इन्वायरमेंटल इंपैक्ट देखना है। ठीक है। तो उसके तहत फिर एक एक्शन प्लान बनाया गया। किन प्रिंसिपल्स के तहत? हेलसिंकी प्रिंसिपल्स, एंड इट इज सपोर्टेड बाय वर्ल्ड बैंक। कोलिशन ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर्स फॉर क्लाइमेट एक्शन, इट इज सपोर्टेड बाय फाइनेंशियली, इट इज सपोर्टेड बाय वर्ल्ड बैंक। कितना पढ़ाएंगे यार, ये तो खत्म ही नहीं हो रहा है। एक नया क्लब बना है, इसको बोलते हैं 3% क्लब फॉर एनर्जी एफिशिएंसी। क्या बोलते हैं? 3% क्लब। 3% क्लब का मतलब क्या है? हाँ, कि जो एनर्जी एफिशिएंसी हो वो हर साल 3% बढ़नी चाहिए। एनर्जी एफिशिएंसी वो हर साल 3% बढ़नी चाहिए। 3% बढ़ने का मतलब क्या है? एनर्जी एफिशिएंसी मतलब अगर आपकी गाड़ी 2020 में 100 लीटर तेल खा गई, हाँ, तो हर साल कम होनी चाहिए, एनर्जी एफिशिएंसी बढ़नी चाहिए। अगर आपके पास फैन था, इसने 2020 में फॉर एग्जांपल 100 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की, तो ऐसी टेक्नोलॉजी लाओ अगली बार फैन में कि ये 97 ही यूज कर पाए। ठीक है ना। इसको बोलते हैं एनर्जी एफिशिएंसी। ठीक है। ये आगे देखते हैं फिर हम थोड़ा सा। देयर इज एन अवार्ड, उसको बोलते हैं चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड। क्या बोलते हैं? ये देता है यूएनईपी। कौन देता है? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम।
ये मिला था अभी पीएम मोदी को और फ्रेंच प्रेसिडेंट को, जब उन्होंने 2019 में ISA लॉन्च किया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, चैंपियंस ऑफ अर्थ। ये हाईएस्ट इन्वायरमेंटल अवार्ड है, जैसे नोबेल प्राइज होता है ना, वैसे ही एनवायरमेंट में सबसे बड़ा अवार्ड, क्या बोलते हैं इसको, चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड। कौन देता है, किसको दिया, मोदी और मैक्रोन को, इमैनुअल मैक्रोन, ठीक है ना। एक कैंपेन आई है, इंडियन वर्जन है, ग्रीन गुड डीड्स कैंपेन। क्या बोलते हैं, ग्रीन गुड अच्छी, डीड्स काम, कैंपेन, ग्रीन गुड डीड्स कैंपेन, यानी ऐसे काम करो जो ग्रीन हो, अच्छे काम करो, लेकिन वो अच्छे काम क्या होने चाहिए, ग्रीन होने चाहिए। इन्वायरमेंट प्रिजर्वेशन की बात हो रही है, मतलब ये जो है ये एक कोalition है, ठीक है, सॉरी, ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा जारी की गई एक कैंपेन है जो लोगों को सेंसिटाइज करती है, लोगों को अवेयर करती है ग्लोबल वार्मिंग के रिलेटेड, क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड। क्या बोलते हैं इसको, ग्रीन गुड डीड्स कैंपेन। अच्छे काम करो, गुड डीड्स मतलब अच्छे काम, लेकिन कौन से काम होने चाहिए, ये ग्रीन होने चाहिए। ग्रीन मतलब इन्वायरमेंट फ्रेंडली, ठीक है ना। और एक चीज आती है, अच्छी चीज है, इसको बोलते हैं सफर, अच्छी चीज है सफर। मैं बताता हूं थोड़ा सा आपको, सफर, व्हाट इज सफर, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। किसी तरह से सफर इसमें नहीं आता है ना। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च, फोरकास्टिंग भी आ रहा है, रिसर्च भी आ रहा है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी, ये ऐसे लिख सकते हो, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉर, ऐसे सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग, ठीक है, एंड रिसर्च, असल में ऐसे है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड, यह है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस का इनिशिएटिव। ये एयर क्वालिटी को नियर रियल टाइम में फोरकास्ट करता है। क्या बोलते हैं इसको, नियर रियल टाइम, मतलब एग्जैक्ट। अगर अभी बोलोगे 12 बजे कितनी पोल्यूशन थी, ये भी बताएगा, 2 बजे कितनी पोल्यूशन है वो भी बताएगा, नियर रियल टाइम, ठीक है। अर्ली वार्निंग सिस्टम के साथ फिर इसको जोड़ा जाता है ताकि लोगों को 3 दिन पहले आगाह किया जाए, जो हमने पढ़ा 72 आवर्स लीड, है ना। तो लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी इसके साथ जुड़ जाते हैं, लोकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जुड़ जाते हैं, गवर्नमेंटल एजेंसी जुड़ जाते हैं इन ए मेट्रो सिटी, ठीक है। इसका जो फोकस है अभी एनसीआर पे है, ठीक है। इसके अंडर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन, वही तो देंगे ना डेटा, नियर रियल टाइम डेटा कौन देगा, एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन, ठीक है। 24 आवर्स एडवांस फोरकास्ट देता है, 24 घंटे पहले। इसके अंदर 2 चीजें आती हैं, पोल्यूटेंट्स मॉनिटर्ड एंड मीटियोरोलॉजिकल पैरामीटर्स मॉनिटर्ड। यह पोल्यूटेंट, क्योंकि देखो ना, पोल्यूटेंट्स मीटियोरोलॉजिकल पैरामीटर, दोनों चीजें ये मेजर करता है। क्योंकि ये क्या है, फिर से पढ़ो ना एक बार इसका नाम,
सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी। तो एयर क्वालिटी किसे पता चलेगा, एंड वेदर वो कहां से पता चल जाएगा, तो दोनों चीजें कवर करता है। तो पोल्यूटेंट्स कौन कौन आता है मैं बता देता हूं आपको। PM1, PM2.5, PM10, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नॉक्स, SO2, ब्लैक कार्बन, मीथेन, हाइड्रोकार्बन, नॉन मीथेन हाइड्रोकार्बन यानी वो हाइड्रोकार्बन जिसमें मीथेन ना हो, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बेंजीन, मरकरी वगैरह वगैरह। और मीटियोरोलॉजिकल पैरामीटर्स क्या है मैं देता हूं आपको नोट्स, आप बाद में देख लेना। ये यूवी रेडिएशन कितनी आती है, रेनफॉल कितना हो रहा है, टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी है, विंड स्पीड क्या है, विंड डायरेक्शन क्या है, सोलर रेडिएशन कितनी है, ठीक है ना। सो इट असेसेस बोथ एयर क्वालिटी एज वेल एज वेदर फोरकास्टिंग, इसको बोलते हैं सफर, ठीक है। तो दोनों चीजें मिला के देता है, रियल टाइम डेटा आपको मिले। नाउ बस खत्म हो रहा है ये। हमारे पास एक असेसमेंट है, उसको बोलते हैं INA, इंडियन नाइट्रोजन असेसमेंट। नाइट्रोजन का हाल देखते हैं देश में क्या है। इंडियन नाइट्रोजन असेसमेंट। नाइट्रोजन जो है ना, अकॉर्डिंग टू द फाइंडिंग्स बोलते इट इज फर्स्ट एवर क्वांटिटेटिव असेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन पोल्यूशन इन इंडिया। फर्स्ट एवर, पहली बार नाइट्रोजन पोल्यूशन को हमने देश में पढ़ा। उस असेसमेंट को क्या बोलते हैं, इंडियन नाइट्रोजन असेसमेंट, ठीक है। तो फोकस किस पे है, नंबर 1 बोलता है कि नाइट्रोजन पार्टिकल जो है ना, जो PM2.5 है, सबसे ज्यादा PM2.5 जो देश में पाया जाता है वो नाइट्रोजन है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि पार्टिकल साइज अगर 2.5 का हो फिर कुछ भी हो सकता है, नाइट्रोजन हो, सल्फर हो, मरकरी हो, ब्लैक कार्बन हो, कुछ भी हो। तो सबसे ज्यादा PM2.5 क्या है देश में, नाइट्रोजन पार्टिकल्स, नंबर 1। नंबर 2, एग्रीकल्चर इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू नाइट्रोजन इमिशन। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन इमिशन कहां से आते हैं, सबसे ज्यादा नॉक्सिस कहां से आते हैं, एग्रीकल्चर से, ठीक है ना। लेकिन सीवेज, सिवरेज और फॉसिल फ्यूल बर्निंग से जो आ रहा है वो बढ़ रहा है। मतलब कुछ ही टाइम के बाद फॉसिल फ्यूल बर्निंग से जो या सीवेज से जो नाइट्रोजन निकल रहा है वो एग्रीकल्चर को पीछे छोड़ देगा। लेकिन अभी भी एग्रीकल्चर इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर, ठीक है, या लार्जेस्ट इमिटर। हाँ, मुझे पूछो लार्जेस्ट इमिटर, हाँ, या कंट्रीब्यूटर, ठीक है। सेकंड ये है कि जो सीवेज और फॉसिल फ्यूल बर्निंग है ये तेजी के साथ बढ़ रहा है, इट इज लीडिंग द ट्रेंड, ये लीड कर रहा है अभी कि जो परसेंटेज ग्रोथ है ना इसमें। अभी तो एग्रीकल्चर से सबसे ज्यादा नाइट्रोजन आ रहा है, नाइट्रोजन पोल्यूशन, नॉक्सिस, लेकिन फॉसिल फ्यूल और सीवेज वगैरह से जो आ रहा है वो भी बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है, ठीक है ना। जो कोल, डीजल और अदर फ्यूल कंबस्शन सोर्सेज से एनुअल नॉक्स आ रहा है, इट इज अराउंड 6.5% ए ईयर, इट इज ग्रोइंग बाय, मैंने क्या बोला, एग्रीकल्चर बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर है, लेकिन फॉसिल फ्यूल और सीवेज से जो आ रहा है ना, इट इज इंक्रीजिंग बाय 6.5% एवरी ईयर, मतलब इट इज लीडिंग द ट्रेंड। इंडियन एग्रीकल्चर से देखो दूसरे नंबर पे जो था वो मीथेन था। सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस जो दूसरे नंबर पे निकलता था इंडियन एग्रीकल्चर से वो क्या था, मीथेन। उसको रिप्लेस किया है किसने, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो नंबर 1 कौन होगा, मीथेन दूसरे नंबर पे था, अब उसकी जगह किसने ली, नाइट्रोजन ने। तो पहले नंबर पे कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड। समझ नहीं आया आपको मैंने क्या बोला, मैं सेकंड पे डायरेक्टली आगे मैं बोला पहले मीथेन जो था ना, वो जितना भी एग्रीकल्चर से इमिशन आ रहा है सेकंड नंबर पे मीथेन था, वो जगह किसने लिया, नाइट्रोजन। मैंने पहले की बात ही नहीं की, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि पहला कौन हो सकता है, वो कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा मीथेन, जो एग्रीकल्चर से इमिशन आ रहे हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स जिसमें से अराउंड 82% यूरिया, अकाउंट 77% ऑफ ऑल एग्रीकल्चरल NO2 या N2O इमिशंस इन इंडिया। जितना भी नाइट्रोजन निकल रहा है ना, कहां से,
एग्रीकल्चर से कितना निकलता है? 77% ऑफ एग्रीकल्चरल इमिशंस वो केमिकल फर्टिलाइजर से ही निकलता है। मतलब जितना भी नॉक्सेस एग्रीकल्चर से आते हैं उसमें से 77% कहां से आते हैं? केमिकल फर्टिलाइजर्स से। और केमिकल फर्टिलाइजर्स में से 82% सिर्फ यूरिया से आता है। समझ आ रही है बात? 77% जो एग्रीकल्चर से नॉक्सेस आ रहे हैं वो आ रहे हैं आपके केमिकल फर्टिलाइजर्स। और केमिकल फर्टिलाइजर्स में से 82% कहां से आता है? सिर्फ यूरिया से। ठीक है, मैंने आपको अभी बताया था WHO ग्लोबल एयर क्वालिटी गाइडलाइंस बताया था, उसके कॉन्सोनेंस में होना चाहिए। ठीक है, तो वो चीज देखते हैं। पहली बार 2005 में आई थी गाइडलाइन, 2005 के बाद 16 साल के बाद 2021 में दोबारा गाइडलाइन उसको रिवाइज किया गया। तो क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इन गाइडलाइंस की? नंबर 1, 6 पोल्यूटेंट्स पे फोकस रख रहा है ये। PM 2.5, PM 10, नॉक्स, सॉक्स, ओजोन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। इनकी जो क्वांटिटी है वो कम कर लो। ठीक है, अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स पे फोकस है। किन पे? अल्ट्रा फाइन, जिनका 0.1 mm से भी कम, यानी PM 1 पे अब आ गए। PM 2.5, PM 5, PM 10 तो चल रहा था ना, अब PM 1 पे बात आ रही है। ब्लैक कार्बन पे फोकस है। ठीक है, और सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म्स पे फोकस है। ठीक है, किन किन चीजों पे फोकस रखा है इसने? PM 1 पे, PM 1 और वही अल्ट्रा फाइन ही हो गया PM 1। ब्लैक कार्बन पे इसको कम कर लो, और सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म्स पे। ठीक है ना, क्योंकि ये भी दे आर आल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू PM, पार्टिकुलेट मैटर। ठीक है, हमारे इंडिया में एक पोर्टल लॉन्च की गई, इसको बोलते हैं प्राणा पोर्टल। दिस इज द लास्ट थिंग। क्या बोलते हैं इसको? प्राणा पोर्टल। प्राणा PRANA, प्राणा पोर्टल। हमारे यहां पे एक प्रोग्राम है, उसको बोलते हैं नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। इंडिया में एक प्रोग्राम है, क्या बोलते हैं? नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। ठीक है, ये प्रोग्राम जो है ये इसलिए हमने लॉन्च किया है टू एंश्योर क्लीन एयर एंड ब्लू स्काईज। ये एक इंटरनेशनल इनिशिएटिव है। क्या नाम है इसका? क्लीन एयर एंड ब्लू स्काईज। इस इनिशिएटिव को के साथ कमिटमेंट में रहने के लिए, इस इनिशिएटिव को कंप्लाई करने के लिए हमने लॉन्च किया नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। ठीक है, और इस नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम की प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए हमने क्या लॉन्च किया? मैं फिर से बोलता हूं, देयर इज एन इनिशिएटिव कॉल्ड क्लीन एयर एंड ब्लू स्काईज। क्या चाहिए आपको? एयर पोल्यूशन का मतलब क्या है? क्लीन एयर एंड, दिल्ली में जाओ आसमान दिखता ही नहीं है, इतना पोल्यूशन से भरा हुआ है। सो क्लीन एयर एंड ब्लू स्काईज वी नीड। ठीक है, क्लीन एयर एंड ब्लू स्काईज को मेंटेन करने के लिए वी हैव लॉन्च्ड नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। और नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम की प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए वी हैव लॉन्च्ड प्राणा पोर्टल। ठीक है, तो ये आपको फिजिकल फाइनेंशियल स्टेटस बताएगा सिटी एयर एक्शन प्लान इंप्लीमेंटेशन का, कि कौन सी सिटी कितनी जबरदस्त तरीके से NCAP को इंप्लीमेंट करती है, ये आपको प्राणा ही बताएगी। ठीक है, सो वही फोकस है इसका, 20 to 30% पार्टिकुलेट मैटर को कम करना है NCAP का।
क्या टारगेट है? 20 to 30% रिडक्शन इन पीएम। ठीक है। और जो हमारे पास सिटीज है कुछ, उनको बोलते हैं NACs, नॉन अटेनमेंट सिटीज। जिस सिटी ने ये हासिल किया उसको बोलते हैं अटेनमेंट सिटी। जिसने नहीं अटेन किया टारगेट उसको क्या बोलते हैं? नॉन अटेनमेंट सिटी। वो अभी हमारे इंडिया में कितनी है? 132 सिटीज ऐसी है जिन्होंने अभी NCAP के अंडर ये वाला टारगेट अटेन नहीं किया है। उनको मदद करना कि वो अपने टारगेट्स को फुलफिल करने के लिए और उनकी प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए वी हैव लॉन्च्ड अ पोर्टल, ऑनलाइन पोर्टल, इट्स कॉल्ड प्राना पोर्टल। ठीक है ना। वी हैव अ प्रोग्राम एट इंटरनेशनल लेवल। हमारे पास एक डे भी मनाया जाता है जनाब, उसको बोलते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज। ये इंटरनेशनल डे है। सो इस डे के एनिवर्सरी पे, इसकी सेलिब्रेटरी मोड में हमने NCAP को लॉन्च किया, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। और कितना जो इसके अंदर जो टारगेट्स है उनको अचीव करने के लिए, जो प्रोग्रेस है वो ट्रैक करने के लिए वी हैव लॉन्च्ड प्राना पोर्टल। 132 हाँ जी। देखो क्या है असल में, हमारे इंडिया में जो नॉन अटेनमेंट सिटीज है ये दिन ब दिन कम हो रही है। ठीक है। वी हैव 132 नॉन अटेनमेंट सिटीज प्रेजेंटली, जो मिलियन प्लस सिटीज है। ठीक है। तो उनमें इस टारगेट को फुलफिल करने के लिए वी हैव लॉन्च्ड द प्राना पोर्टल। ठीक है तो 86 विद इंडियाज एफर्ट 86 सिटीज शोड बेटर क्वालिटी ऑफ एयर एंड इट इंक्रीज टू 104 सिटीज इन 2020। मतलब 104 सिटीज ने अभी तक इसको हासिल किया है 2020 तक। ठीक है। लेकिन अभी भी हमारे इंडिया में India has prepared and is implementing city-specific action plans to improve air quality in 132 non-attainment cities. अभी भी कुछ cities हैं अराउंड, ये ज्यादा इस पे क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये बस समझने के लिए कि बहुत सारी cities ऐसी हैं जिन्होंने अभी इस टारगेट को अटेन नहीं किया है। तो उनको मदद करने के लिए, उनकी प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए वी हैव लॉन्च्ड प्राना पोर्टल। दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव। ठीक है। सो दिस इज अबाउट योर एयर पोल्यूशन। आप ब्रेक ले लीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं आपका वाटर पोल्यूशन।